क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बोल रखा है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स एज एन इक्वेशन यूजिंग के फॉर कांस्टेंट वेरिएशन। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएशन के से रिप्रेजेंट करना है, तो और इनके बीच में रिलेशन दिखाना है कि कैसे होगा, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, देखते हैं। तो वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट कर रहा है। अ गैस एट अ फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका फिक्स है, वेरीज इनवर्सली एज अ प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, देखो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, आगे चल के हमको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है। देखो इनवर्सली का मतलब ये होता है 1 अपॉन में दूसरी वाली वैल्यू लिख दो। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ये होता है इनवर्सली का मतलब। ठीक है, और वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये होता है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, तो इक्वल्स टू के टाइम्स के इंटू करोगे 1 तो के आएगा अपॉन पी, मल्टीप्लाई कर लो तो वी पी इक्वल्स टू के। ठीक है, वी और पी का प्रोडक्ट हमको क्या देगा, कांस्टेंट देगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर वो टेम्परेचर। तो बस हो गया। इसके बाद बी देख लेते हैं। वो लिखा है द करंट आई इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ पर फिक्स्ड है मतलब कि ये कांस्टेंट है, वेरीज इनवर्सली एज द रेजिस्टेंस आर। ठीक है, आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, रेजिस्टेंस के। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट है, के इंटू 1 करो के बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, फिक्स्ड वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद सी देख लेते हैं। बोल रखा है कि हाइट ऑफ एच, एक सिलेंडर था उसकी हाइट जो है वहां पर देखो वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। एक सिलेंडर है उसकी हाइट एच है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, और जो हाइट था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ए के ऑफ द बेस। ठीक है, सिलेंडर पता होगा ना, ऐसे दिखता है। अरे बहुत गंदा है, सीधी लाइन नहीं बन रही। ठीक है, ये तो बोल रहा है हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, 1 अपॉन, ये 1 लिखा है। अच्छा वही प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर हटा देते हैं। तो h इक्वल्स टू के टाइम्स 1 करोगे तो के हो जाएगा अपॉन ए, तो h इंटू ए क्या होगा, के कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट क्या था हमारा, वॉल्यूम। ठीक है, ए मतलब एरिया, h मतलब हाइट, ऐसे दिखा लेना। इसके बाद डी देख लेते हैं। वो रखा है कि फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेव। बोल रखा है जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, उस वेव की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, तो के इंटू 1 करो के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ इंटू एल इक्वल्स टू के। कांस्टेंट यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं, कुछ दे नहीं रखा, तो बस के कांस्टेंट है, बस दैट्स इट, काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोला कि ये जो फिन द बैंक्स है, ठीक है, यहाँ पर पहले हमको ये पता करना है कि x और y एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमको ये पता करना है कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये और ये दे रखा है, तो यहाँ से हमको ये पता चल जाए कि ये डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। देखो सिंपल सी बात है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के, और जब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर k टाइम्स y हो जाएगा, मतलब कि x बाई वाई इक्वल्स टू k हो जाएगा। वेर एज यहाँ पर क्या होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा तो k इंटू 1 करोगे तो k बाई वाई, तो इधर क्या हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल्स टू के। मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट करने पर एक कांस्टेंट मिलेगा, जबकि यहाँ पर डिवाइड करने पे कांस्टेंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3/11 करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, और तो 6/22 करके देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 6, 2 से काट लेता हूँ, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, तो 3/11 दोनों में कांस्टेंट क्या है, सेम है, दोनों में कांस्टेंट सेम है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है। ठीक है, इनवर्सली भी देख लेते हैं, तो 3 इंटू 11 और 6 इंटू 22 करके देख लो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहे हैं तब ये इनवर्सली होगा, वैसे तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे लिखोगे कि आई एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 3/11 और विच इज इक्वल्स टू के। ठीक है, के की वैल्यू क्या होगी, 3/11। वैसे यहाँ पर इसको मैं x1, इसको मैं x2 बोलता हूँ, और x2, चलो इसको मैं x1 y1 इक्वल्स टू 3/11, और जहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 3/11 है। ठीक है, और वैसे ही x2 y2 इज इक्वल्स टू 6/22,
6/22 सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है 3/11 जो कि क्या है कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके आगे कांस्टेंट हमको पता चल गया जो कि हर हर एक में क्या होगा फिक्स्ड होगा। इसका मतलब इसको मैं D3 बोलता हूँ क्वेश्चन में, ये जो है मतलब x3 बोलता हूँ। तो x3/33 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर होगा ना। सॉल्व कर लेते हैं। तो x3/33 और k की वैल्यू क्या थी 3/11। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस यहाँ पर 33 डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 33/11, 11 3 33। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3 इंटू 3, तीसरी जगह होता है 9, तो x3 की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई। ठीक है, वैसे ही आगे देख लेते हैं। 27 अपॉन इसको 1 2 3 4, तो y4 बोल देता हूँ और ये कांस्टेंट के बराबर होगा। तो 27/y4 इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या था 3/11। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू y4 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 27। 3 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो y4 इक्वल्स टू 11 इंटू 27 अपॉन 3, 3 9 जा 27। ठीक है, 9 इंटू 11 की जगह 99, तो y4 क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ये जो बचा है 1 2 3 4 5, 5 था ना। तो x5 की वैल्यू देख लेते हैं। x5/880 कांस्टेंट के बराबर होगा, तो x5/880 इज इक्वल्स टू x5 कांस्टेंट क्या था 3/11, यहाँ पर डिवाइड था उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो x5 इक्वल्स टू 3 इंटू 880/11, 11 1 11, 11 8 88, 11 0, तो 3 इंटू 80 आएगा, 3 8 24, तो 240। x3 की वैल्यू क्या आ गई 240 आ गई। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्टली कि इनवर्सली है। तो ये वैल्यू को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रखा है कि x1/y1 जो कि क्या है 30/6 और x2/y2 जो कि है 20/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 10 और 2 2 4, फिर 2 1 2 2 5 10, तो 5/1। इधर क्या है 3 से काट लेता हूँ, 3 2 6, 3 1 3 0, फिर 2 1 2 और 2 5 10, तो 5:1। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का कांस्टेंट क्या आ रहा है सेम आ रहा है। देखो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना तो उनका डिवीजन करने पे एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही होती है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है। लेकिन जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वहाँ पर उनका प्रोडक्ट करने पे, उन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करने पे कांस्टेंट आ रहा होता है। यहाँ तो डिवाइड करने पे आ रहा है, इसलिए मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर y3 की वैल्यू निकालनी है तो इस पे आते हैं। तो मतलब कि 15/y3 जो होगा वो किसके बराबर होगा कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू रख लेते हैं। क्या था 5/1, तो 5/1 इक्वल्स टू 15/y3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू y3, तो 5 इंटू y3 इक्वल्स टू 1 इंटू 15 करो तो 15 आएगा। 5 क्या था इधर मल्टीप्लाई रहा था, इसके साथ उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 15/5, 5 से इसको काट लेंगे, 5 3 से 15, तो y3 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई हमारा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया। इसके बाद देख लेते हैं कि बस इसको याद रखो कि k की वैल्यू 5/1 थी, बस इसका यूज़ करेंगे। k की वैल्यू क्या थी 5/1। इसके आगे देख लेते हैं इसका निकालना। तो 1 2 3 4, 4 है ना, तो x4 बोल देता हूँ, और x4/2 इक्वल्स टू k, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/1, और x4/2 इक्वल्स टू 5/1। टू यहाँ डिवाइड था उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2/1, ये x4। देखो अपॉन में 1 लिखो मत लिखो वही चीज़ है, 2 5 10, तो x4 की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या था x5 बोल देता हूँ मैं, तो इसका x5/1 इक्वल्स टू k की वैल्यू के बराबर होगा। तो x5 अपॉन में 1 लिखो, नहीं लिखो वही चीज़। k की वैल्यू क्या होती है 5/1 लिखो या फिर 5 लिखो, तो x5 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5 आ गई। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। बोला है यहाँ पर, अब यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा कि x/y की वैल्यू एक कांस्टेंट देगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो x इंटू वाई की वैल्यू जो है कांस्टेंट देगा। तो चेक कर लेते हैं, एक ये वैल्यू देख लेते हैं, एक ये। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं। तो 2/48 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 4/24, और यहाँ पर 2 इंटू 48 होना चाहिए हमारा 4 इंटू 24। इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, और 2 2 4, 2 1 2, 2 4, फिर 2 1 2, 2 6 1/24 इक्वल्स टू 1/6, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं। इधर देख लेते हैं। 2 8 16 का 6 यहाँ, 1 पर कैरी, 2 4 8, 8 1 प्लस 9 इक्वल्स टू
4 4 16, 6 या 1 पर कैरी, 2 4 8 प्लस 96 देख रहा है, ठीक है। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू के आ गया, मतलब x इंटू वाई इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट दे रहा है, और वो कॉन्स्टेंट क्या था कि 96 है ना, 2 4 2 8 16 का 6 या 1 पर 2 4 8, हाँ 96 था, ठीक है। तो 96 यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इधर भी सही होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर, इन सब के लिए के कांस्टेंट फिक्स्ड होगा। तो लगा लेते हैं, जैसे 3 बाई, तो निकाल लेते हैं 3 बाई y2 की वैल्यू के बराबर होगी, सॉरी 3 इंटू y2 की वैल्यू के बराबर होगी ना। तो 3 इंटू y2 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 96, 3 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाए 96 बाई 3, 3 3 9, 3 2 6, तो y2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 32 आ गई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, तो ये हो गया। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, 1 2 3 4 4, तो x4 इंटू 16 इज इक्वल्स टू क्या होगा, के बराबर होगा। तो x4 इंटू 16 इक्वल्स टू के क्या होगा, 96, इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा x4, ठीक है। तो काट लेते हैं, तो 4 टू 8 और 4 से कट रहेगा, 4 4 16, 4 4 4 टू 8, 1 बचा है, 4 4 16, फिर 4 हाँ 4 6 24, तो x4 की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद देख लेते हैं, तो ये भी हो गया। इसके बाद ये देख लेते हैं, तो 5 है, तो 8 इंटू वाई 5 इक्वल्स टू के देगा, तो 8 इंटू वाई 5, के की वैल्यू क्या है 96, इधर मल्टीप्लाई उधर जग डिवाइड, तो वाई 5 इक्वल्स टू 96 बाई 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 2 8 16, 4 इन 4, 4 इन 4, 4 2 8, तो वाई 5 की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है। 32 6 12, 32 6 12। इसके बाद देख लेते हैं, डी चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्टली एक इन्वर्सली पहले वो चेक करेंगे, तो मतलब x बाई वाई इक्वल्स टू 1/25, मतलब एक कांस्टेंट देगा, और क्या, एक कांस्टेंट देगा, और जबकि x इंटू वाई एक फिक्स्ड कांस्टेंट देगा। तो देखते हैं किसका आता है। तो यहाँ पर 1/25 है, और दूसरी वैल्यू ये है 10/1 12.5, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर इन दोनों का देख लेते हैं, तो 1 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 12.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में शिफ्ट होगा, तो 125 आ जाएगा इंटू 1। तो यहाँ पर ये दिख गया मुझको। इधर देखते हैं, इधर क्या है, देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली कैसे, देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताना भूल गया कि x प्रोपोर्शनल y होता है, ठीक है। तो x प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कॉन्स्टेंट आता है के वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाता है x बाई वाई इक्वल्स टू के, ठीक है। ऐसे ही होता है डायरेक्टली। और इधर इनवर्सली की बात करें तो x प्रोपोर्शनल होता है 1/y के, प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कॉन्स्टेंट आता है के बाई वाई, इस हिसाब से x वाई इक्वल्स टू के आता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, के की वैल्यू हमारी क्या आ गई 125 आ गई, ये भी याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहली चीज़ तो ये, और x और y का प्रोडक्ट के जो कि आ रहा है हमारे 125, तो इन सब के लिए के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देख लेते हैं, तो इसका निकालना है, तो 5 बाई, इसको मैं बोलता हूँ y2, तो 5 बाई y2 इक्वल्स टू, अरे इनवर्सली था ना, तो उनका प्रोडक्ट, तो 5 इंटू y2 का प्रोडक्ट हमको 125 चाहिए, 5 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो 125 बाई 5, 5 2 10 और 5 5 25 और y2, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा, ये हो गया। इसको देख लेते हैं, तो 3 चौथा, तो x4 इंटू y4 की वैल्यू क्या दे रखा है 5, तो इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125, 5 क्या था मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो x4 इक्वल्स टू 125 बाई 5, 5 2 10 और 5 5 25, तो x4 की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। इधर देख लो लास्ट वाला, तो x5, तो x5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 125, 1 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो मतलब कि 125 ही है, तो x5 की वैल्यू 125, तो 25 25 125, तो 25 25 125 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोल रखा है जब y जो है वो इन्वर्सली वैरी कर रहा था x के, मतलब कि y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था x के, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो k बाई x हो जाएगा।
इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू के। ठीक है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमको एक कांस्टेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो y इंटू एक्स इक्वल्स टू के होगा, और y मतलब कि 9, 9 इंटू टू क्या होता है इक्वल्स टू के, 2 9 से क्या होता है 18, तो 18 इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू क्या है 18 है। जो कि यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ दे रखी हैं जैसे कि ये और ये, इनके लिए सेम होगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y इंटू एक्स करोगे तो k देगा। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ नहीं दे रखा तो y को y रहने देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 12 था तो इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या थी 18, 12 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, तो 18/12 इक्वल्स टू y। इसको सिंप्लीफाई टू 0 और 2 9 से 18, फिर 3 2 या 6, 3 3 9, तो 3/2 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद देख लेते हैं इधर, तो इधर क्या है y इंटू एक्स इक्वल्स टू के की वैल्यू 18 है, x की वैल्यू 3 दे रखा है, y की वैल्यू निकालना, 3 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो 18/3, 3 से काट लेंगे तो y की वैल्यू मिल 3 6 जगह होता है 18, तो 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, इसका सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है इफ़ u इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, u जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v के। अच्छा, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कांस्टेंट हटता है तो k बाई वी हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो u इंटू वी करोगे तो k हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है u इक्वल्स टू 12, v इक्वल्स टू 3, फाइंड u व्हेन v इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ कि बोल रहा है तुमसे कि u और v। ठीक है, u की वैल्यू 12 थी, v की वैल्यू 3 थी, और v की वैल्यू जब 9 थी तो u की वैल्यू पता करना है। अब जैसे मैंने बोल रखा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 12 इंटू 3 का प्रोडक्ट हमको एक कांस्टेंट देगा, और 3 2 6 3 3 36, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 36 आ गई। तो ऐसे यहाँ पर इसका प्रोडक्ट मतलब u इंटू वी का प्रोडक्ट क्या देगा k देगा, तो यहाँ पर तो हमको पता नहीं था, u की जगह u रहने दो, v की जगह पर 9 था तो 9 इक्वल्स टू k मतलब कि 36, 9 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, तो 36/9। ठीक है, तो 3 3 9, 3 3 3 6, और 3 3 3 4 12, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद सी देख लेते हैं। बोल रखा है कि c इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d, तो c जो है प्रोपोर्शनल है d के इन्वर्सली में। प्रोपोर्शनलिटी हटता है कांस्टेंट, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो c d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k, सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k, तो c की वैल्यू क्या थी 18, d की वैल्यू ये थी, तो और टेबल बना लेते हैं। तो हमको बोल रखा है कि डी सी c इक्वल्स टू क्या था 18 था, और d की वैल्यू क्या थी 2/3, और आगे चल के बोल रहा है c की वैल्यू जो है 6/7 है, और d की वैल्यू हमको निकालनी। तो निकाल लेते हैं, जैसे इसमें c इंटू डी, तो 18 इंटू 2/3 इक्वल्स टू के होगा, तो पहले के की वैल्यू निकालते हैं, 3 3 3 6 18, तो 6 इंटू 2, 6 2 जगह तो 12, तो के की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई। फिर से यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको लिए, इसको मैं चलो D1 इसको बोलता हूँ, इसको D2 बोल देता हूँ, तो D2 इंटू C2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो D2 की जगह पर तो D2 रहना था क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं है। C2 की वैल्यू क्या है 6/7, K की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, तो 7 इधर डिवाइड तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 7, 6 क्या था इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D2 इक्वल्स टू 6 1 6 6 2 12, तो 2 इंटू 7 2 जगह तो 14, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गया। ठीक है, इसके बाद D देख लेते हैं। बोल रखा है M जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है N के, और आगे चल के हमसे बोल रखा है कि वैल्यू दे रखा है। ठीक है, m की वैल्यू जो रखा है 0.02 दे रखा है, और n की वैल्यू हमको 5 दे रखा है। फिर आगे चल के एक बार और n की वैल्यू 0.2 दे रखा है, हमको m की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटती है कांस्टेंट आता तो k/n हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट मतलब m n क्या देगा k देगा हमको। ठीक है, इसका मैं बोल देता हूँ m1, तो m1 इंटू n1 इक्वल्स टू क्या होता है k होता है। पहले इनका निकाल लेते हैं, 0.02 इंटू n मतलब कि क्या था 5, तो 5 इक्वल्स टू k देगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 5 से क्या होता है 10, तो 0.10 k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0.10, और यहाँ इसके लिए हो गया, यहाँ से k निकाल गया। अब इसके लिए सॉल्व करें, तो इसको बोल देता हूँ m2, इसको n2 की वैल्यू क्या दे रखा है 0.2, और m2 की वैल्यू निकालना है, तो m2 इंटू 0.2 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो 0.10 डिवाइड बाई 0.2, इधर m2 है।
ठीक है। ऊपर नीचे अगर हम लोग 2 0 लिखो या 2 लिखो वही चीज़ है, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का डेसिमल हट जाएगा तो 10/20 बन जाएगा, 0 0 कट गया तो क्या बन जाएगा ये 1/2। M2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.25 है ना, तो 0.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोला क्या, नवीन जो है साइकिल चलाता है ताकि वो स्कूल पहुंच सके। उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो 12 किलोमीटर पर आवर थी। उसको 20 मिनट लगता है स्कूल पहुंचने में। तो ये पूछ रखा है कि स्कूल को रीच करने में 15 मिनट में रीच करना है अगर, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। तो एवरेज स्पीड को मैं अगर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो पहले केस में क्या था, स्पीड 12 थी और अच्छा टाइम था, टाइम जो था 20 मिनट था। अब आगे चल के 15 चाहिए और यहाँ पर हमको पता करना है, ठीक है। देखो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी टाइम उतना कम लगेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या लिखा जाएगा, एस प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटता कांस्टेंट आता है तो k/t, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के, मतलब एस इंटू टी इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि S1 मतलब कि अगर इसकी बात करें तो S1 इंटू T1 इक्वल्स टू के देगा, जो कि क्या है 12 इंटू 20 इक्वल्स टू के, 2 to 4 240, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 240 आ गई। तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल ली, इसमें पुट करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं बोलता हूँ S2, तो S2 इंटू T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या होगी 240। S2 मतलब कि पता नहीं, तो S2 को S2 रहने दो, T2 मतलब कि 15 15 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो 240 डिवाइड बाई 15, इधर क्या होगा x2, काट लेते हैं। तो 3 8 जा 24, 3 0 3 5 15, 5 5 5 5 5 6 7 8 30, 5 6 30, तो 16, x2 की वैल्यू क्या आ गई 16, ठीक है। तो 16 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होनी चाहिए उसकी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रखा है कि टाइम नीडेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। भाई सिंपल सी बात है कि स्पीड जो होता है वो टाइम के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। स्पीड बढ़ा दोगे टाइम कम लगेगा, स्पीड डिक्रीज कर दोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटता है कॉन्स्टेंट होता है तो k/t हो जाएगा, के वो कॉन्स्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ST इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक आदमी जाता है, ठीक है। तो स्पीड जो दे रखा है हमको वो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, टाइम जो दे रखा है हमको वो 10 आवर्स दे रखा है। फिर आगे चल के वो रखा है कि हम लोग कितनी स्पीड रखें कि 9 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाए, तो स्पीड हमसे पूछ रखा है। तो यहाँ इसका यूज़ करके के की वैल्यू निकाल लेते हो, 72 इंटू 10 क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू, और इसको यहाँ से S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये S2, मैं इसको S2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो S2 इंटू T2 किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। तो के की वैल्यू क्या है 72 इंटू 10, और T2 की वैल्यू क्या है 9, और S2 9 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो 72 इंटू 10/9 इक्वल्स टू S2, 9 9 और 9 8 72, तो 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा 80। तो इसका मतलब 80 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होनी चाहिए ताकि वो 9 आवर्स में ट्रिप कंप्लीट की जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वो लिखा है 28 पम्प्स कैन एम्प्टी अ रिजर्वॉयर इन 18 आवर्स। रिजर्वॉयर मतलब कि वही पानी का भरा होता है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे डैम जैसी चीज़ है, ठीक है। तो उस रिजर्वॉयर को ख़त्म होने में 28 पम्प्स, ठीक है, लगते हैं 18 आवर्स। 28 पंप से अगर एम्प्टी करते हैं तो 18 आवर्स लग जाते हैं, तो 42 पंप्स रहेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, पंप जो है नंबर ऑफ पंप्स अगर बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, पंप बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, पंप डिक्रीज कर दोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पंप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो P उधर प्रोपोर्शनलिटी एट ए कांस्टेंट, तो k/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PT इक्वल्स टू के, ठीक है। अब जैसा वैल्यू दे रखा था तो P/t, और पम्प कितना दे रखा है 28, फिर पम्प दे रखा था 42, फिर टाइम क्या दे रखा था 18 आवर्स, यहाँ पर टाइम को पता करना था, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो PT इसका यूज़ करके के निकाल लेते हैं, तो 28 इंटू 18 इक्वल्स टू के, मतलब, ठीक है। तो इसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लोग को पता है कि इसको मैं P2 बोल रहा हूँ, तो P2 इंटू T2 इक्वल्स टू के बराबर होगा। तो के जो दे रखा था वो 28 इंटू 18 था, और P2 जो रखा था वो 42 था,
ठीक है, सही है। T2, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28 इंटू 18/42, तो 2 टू 4 2 1 2 2 9 से 18, फिर 3 7 21 3 3 9, फिर 3 7 7 4 से 28, तो 7 7 7 4 से 28, 3 4 12, तो 12 आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोलो कि हमसे स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज इनफ फॉर 400 पीपल्स इन 9 डेज। ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ खाना था, वो 400 लोगों के लिए था और वो 9 डे चल जाता है। ये था फूड और ये था डेज। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अच्छा 400 पर्सन, तो 400 पर्सन थे। उसके बाद बोल रखा है कि सेम अमाउंट ऑफ फूड सेम स्टॉक लास्ट फॉर 300 पर्सन, तो 300 लोग के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ फूड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और देखो एक चीज़ क्या है, जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतना खाना क्या होगा, उतने कम दिन वो खाना टिकेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ हैं। तो मतलब कि P प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1D के, तो प्रोपोर्शनलिटी हटे कांस्टेंट, तो K/D क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P इंटू डी इक्वल्स टू K, तो K की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो P इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K, तो ये K की वैल्यू आ गई। इस K की वैल्यू हम लोग यहाँ कर यूज़ कर लेंगे, तो इसको मैं बोल रहा हूँ D2, तो P2 इंटू D2 क्या होगा, K के बराबर होगा। K किसके बराबर था, अभी निकाला 400 इंटू 9 के बराबर था, तो P2 हमको दे रखा है 300 इंटू D2 हमको पता करना है। 300 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर से डिवाइड हो जाएगा, तो इंटू 9/300, इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9, इधर क्या होगा D2। ठीक है, और फिर 3 4 12, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई 12 डेज टिकेगा। ठीक है, वो खाना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते। बोल रखा है कॉन्ट्रैक्टर था जो कि जिसके पास 630 वर्कर्स थे। ठीक है, अंडरटूक कंप्लीट अ पोर्शन ऑफ स्टेडियम इन 14 मंथ्स। ठीक है, एक स्टेडियम को बनाने में उसको 14 मंथ्स लग जाते हैं। तो P मतलब कि पर्सन और M मतलब कि मंथ्स की बात करो, तो 14 मंथ्स, पर्सन कितने थे 630 पर्सन्स थे। ठीक है, आगे चल के पढ़ते हैं क्या बोल रखा है कि ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट जॉब इन 9 मंथ्स। ठीक है, उसको उस जॉब को 14 मंथ्स की जगह 9 मंथ में ख़त्म करना है, तो कितने पर्सन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो कितने पर्सन का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर देखो कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना कम टाइम लगेगा ना, और जितने कम आदमी होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि पर्सन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मंथ्स के, और प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कौन सा होता है, तो K/M हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PM इक्वल्स टू K हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 630 इंटू 14 इक्वल्स टू K आ गया, तो यहाँ से K की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर, ताकि हम लोग P की वैल्यू निकालें। तो P2 इंटू M2 इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या था 630 इंटू 14, यहाँ पर P2 क्या था, P2 हमें नहीं पता तो P2 रहना दो, M2 मतलब कि 9 था, 9 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो 630 इंटू 14/9 इतना P2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 3 3 9 3 2 6 3 1 3 0, फिर 3 1 3 3 21 70, तो 70 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0, और 7 4 28 8 2 7 7 8 9 980। ठीक ठीक है, तो उसके पास 630 लोग पहले से थे। ठीक है, उसको कितने चाहिए थे 980 चाहिए थे टोटल, तो 980 में से क्या कर दो 630 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा 350। इसका मतलब क्या है कि उसके पास 630 लोग पहले से थे, उसमें अगर वो 350 लोग और मिला ले तो उसको जितने की ज़रूरत है वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रखा है वर्किंग 4 आवर्स अ डे सविता कैन टाइप अ मैनस्क्रिप्ट इन 15 डेज। बोल रखा है कि अगर वो एक दिन में 4 घंटे काम करती है तो 15 दिन में वो काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं वर्किंग आवर को W से दिखा रहा हूँ और नंबर ऑफ डेज को D से दिखा रहा हूँ। तो वर्किंग आवर्स यहाँ पर 4 थे, तो 15 डेज लग रहे थे, और 10 दिन में ख़त्म करना है हमको टाइम, तो कितना देर वो काम करे। वर्किंग आवर हमको पता करना है 10 डेज का।
ठीक है। अब देखो वर्किंग आवर अगर बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, कम लगेंगे। वर्किंग आवर कम कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे। मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/d, प्रोपोर्शनैलिटी एट द कांस्टेंट है तो k/d हो जाएगा। तो w इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k। ठीक है, तो वर्क इंटू डेज इक्वल्स टू कांस्टेंट देगा। इसका मतलब क्या है कि 4 इंटू 15 जो है वो कांस्टेंट के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर उसका w को निकाल लेते हैं वैल्यू। तो मैं बोल रहा हूँ W2 इंटू D2 इक्वल्स टू k। इसको मैं W2, इसको मैं D2 बोल रहा हूँ। तो D2 10 दे रखा है, W2 निकालना है, और k की वैल्यू 4 इंटू 15 था। 10 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 4 इंटू 15/10। 5 से काट लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बच रहा है, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर 6 क्या आ गया, तो वर्किंग आवर क्या होना चाहिए उसका, 6 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रखा है ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कवर्स हर सर्टेन डिस्टेंस इन 7.5 आवर्स। ठीक है, स्पीड दे रखी है हमको। जब स्पीड कितनी दे रखी है 60, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 7.5, अच्छा टाइम। ठीक है, कोई एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 7.5 आवर्स में। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि उतने ही डिस्टेंस को अगर हमको 6 आवर्स में कंप्लीट करना है, वही सेम डिस्टेंस को कितनी स्पीड रखें, तो स्पीड पता करना है। ठीक है, हमको पता है देखो स्पीड ज़्यादा रहेगा तो टाइम कम लगेगा। तो ये स्पीड और टाइम एक दूसरे कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कांस्टेंट होता है, तो k/t हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट देगा ना। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट देगा। इसका मतलब 60 इंटू 7.5 इक्वल्स टू k हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस k की वैल्यू का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इसको मैं S2 बोल रहा हूँ, इसको मैं T2 बोल रहा हूँ। तो S2 इंटू T2 इक्वल्स टू क्या होगा, k की वैल्यू क्या है 60 इंटू 7.5। S2 हमको निकालना है, T2 हमको 6 दे रखा है। 6 इधर क्या था, मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 60 इंटू 7.5/6, S2 6 1 6, 6 1 6, 6 10 60, 10 इंटू 7.5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो S2 की वैल्यू क्या आ गई, 75। तो स्पीड कितनी रहनी चाहिए, 75 किलोमीटर पर आवर, ताकि वो 6 आवर्स में वो कंप्लीट कर सके। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। बोल रखा है गैरिसन ऑफ 800 मेंस। गैरिसन मतलब कि वो जो ट्रूप्स होते हैं, वो जो सोल्जर्स होते हैं, उनका ग्रुप। तो 800 लोगों का ग्रुप्स था। वो उनका जो सप्लाई था, उनका जो फूड था, वो लास्ट कर रहा था 39 डेज। तो 800 लोग पर, ठीक है, मेंस पर, 800 मेंस पर वो फूड जो था वो लास्ट कर रहा था 39 डेज। ठीक है, आगे चल के हमसे बोल रखा है 500 मेंस और आ जाते हैं। ठीक है, 500 मेंस और ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो 800 प्लस 500। ठीक है, अब बताओ कि अब फूड जो है वो कितने दिन चल जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पता करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मेंस होंगे, खाना वो उतना कम लास्ट करेगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब m प्रोपोर्शनल टू 1/d, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कांस्टेंट है तो k/d हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m इंटू डी इक्वल्स टू k हो जाएगा। तो इसको देखो, ये क्या है 800, तो ये क्या है m1। m1 इंटू मतलब m इंटू डी, m इंटू डी करोगे तो k बन जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम लोग इसको पुट करके क्या निकाल लेंगे, इसका d। ठीक है, D2, इसको मैं D2 बोल रहा हूँ, इसको मैं M2 बोल रहा हूँ। तो 8 8 5 13, तो 1300, इतने लोग हो गए। ठीक है, तो जैसा कि था m इंटू डी इक्वल्स टू k था, तो m इंटू D2 इक्वल्स टू k कितना था, 800 इंटू 39, k की वैल्यू थी ना, तो यहाँ पर रख दिया। तो इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो 800 इंटू 39/1300। 13, देखो इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, फिर 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, और 3 जगह होता है 24। तो 24 डेज वो खाना लास्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोला कि एक बेसीज टाउन था, वो मतलब बेसीज टाउन मतलब कि एक ऐसा टाउन जो कि आर्मी से सराउंडेड था। ठीक है, उनके पास जो प्रोविज़न था, जो सप्लाई था, जो खाने का सप्लाई था, वो 3 हफ्ते तक चल सकता था। उनकी पॉपुलेशन थी 22,400। तो बोल रखा है कि उसमें से कितने लोग वहाँ से चले जाएं ताकि वो खाना 7 हफ्तों तक चल सके। ठीक है, तो P से पॉपुलेशन, D से चलो W से मतलब वीक। हमको पता है देखो पॉपुलेशन जो है जितनी ज़्यादा होगी खाना उतना कम लास्ट करेगा। ठीक है, और पॉपुलेशन जितनी कम होगी खाना उतना लंबा टिकेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
और दे रखा है 22400 और इधर दे रखा है कितने 3 वीक्स। आगे चल के हमको 7 वीक्स बोल रखा है और इसका पॉपुलेशन हमको पता करना है कि कितनी पॉपुलेशन हो जाए ताकि वो 7 वीक्स तक चल सके। तो पॉपुलेशन जो थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी वीक्स के, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट होता है डब्ल्यू बाई के बाई डब्ल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी डब्ल्यू इक्वल्स टू के हो जाएगा, ठीक है। तो इनका यूज़ करके हम लोग के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मतलब 22400 इंटू 3 करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इस के का यूज़ करके हम लोग ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ P2 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा के की वैल्यू क्या है 22400 इंटू 3, 7 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 3 से 21 और 7 2 से 1400, तो मतलब 3200 इंटू 3 ये क्या देगा P2, ठीक है। तो 300 क्या देगा 300 3 2 6 3 3 9, तो ये वो वैल्यू है, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर इतनी पॉपुलेशन होती तो वो 7 डेज तक वो खाना चलता। तो इसका मतलब क्या है कि अभी की जो पॉपुलेशन है उनमें से अगर 9600 लोग चले जाएं, मतलब अभी की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन पे क्या खाना 7 हफ्ते तक चलेगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे मतलब कि 12800 इतने लोग वहाँ से अगर चले जाएं, अभी ये है, ठीक है, अभी पॉपुलेशन ये है, हमको ये पॉपुलेशन चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये वैल्यू है, मतलब कि इतने लोग वहाँ से अगर चले जाएं तो इनमें से इतने लोग चले जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रखा है एक होटल था, वहाँ पर राशन था 500 स्टूडेंट के लिए 60 डेज के लिए। होता क्या है कि 12 डेज के बाद 300 स्टूडेंट और आ जाते हैं। अब होगा क्या कि इन बचे हुए 12 दिन में वो 500 स्टूडेंट तो मतलब कुछ ना कुछ खाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 500 स्टूडेंट जो है, ठीक है, मैं टेबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो उनका खाना था 500 स्टूडेंट 12 दिन तक खाते हैं, ठीक है, 12 दिन तक खाते हैं। तो 60 माइनस कर दोगे 12 तो क्या हो जाएगा 48। तो ये 48 डेज अब इनका खाना लास्ट करेगा 12 दिन के बाद, ठीक है। 12 दिन के बाद अगर वो लोग नहीं आते तो 500 स्टूडेंट का खाना जो था वो 48 डेज़ के लिए लास्ट करता। लेकिन अभी 300 स्टूडेंट और ज़्यादा आ गए तो 500 प्लस 300 क्या हो जाएगा 800। तो अब उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई 800 हो गई। तो हमको पता करना है कि ये खाना कितने दिन, बचा हुआ खाना कितने दिन लास्ट करेगा, ठीक है। हमको पता है ये दोनों वैल्यूज जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली मतलब कि अगर स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो खाना कम हो जाएगा, ठीक है, और स्टूडेंट कम हो जाएंगे तो खाना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी आता है कांस्टेंट आता है तो के बाई डी हो जाएगा, मतलब कि एस इंटू डी इक्वल्स टू के, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम लोग के निकाल लेते हैं। तो 500 इंटू 48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं D2 निकालते हैं। इसको D2 बोल रहा हूँ, इसको S2 बोल रहा हूँ। तो S2 इंटू D2 जो था वो के बराबर होगा। के की वैल्यू क्या थी 500 इंटू 48 और S2 हमारा क्या था 800 और D2 हमको पता करना है। तो 800 क्या था मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड। तो 500 इंटू 48 बाई 800, इसका 2 0 इसका 2 0 कट गया। फिर 2 4 ज़ा 8 और 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 4 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 फिर 2 1 ज़ा 2 2 6 12 5 इंटू 6 5 6 से क्या होता है 30। तो 30 डेज मतलब D2 के क्या होगा 30 डेज। अब जो बचा हुआ खाना है 800 स्टूडेंट वो लोग खाएंगे तो 30 डेज तक चल जाएगा।